स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे की जाती है, आइडियाज को कैसे कलेक्ट करते हैं। हमने सब पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उन सारी चीजों को जो भी हमने पढ़े थे अंडरस्टैंडिंग के बाद से, आज हम उसको सबको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन। तो बेसिकली ये पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ पे मैं पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ। तो टॉपिक है कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप बताएंगे एन ओवरव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे हमने ओवरव्यू में बता देना है कि जी एनर्जी क्राइसिस क्या है, कितना है, और फौरन ही उसके बाद हम जंप करेंगे अपनी मेन बात पे। और हमारी मेन बात क्या है इसके अंदर? सबसे पहले कॉजेज हैं। ठीक है, तो हम इसमें मेन आउटलाइन बनाएंगे क्या चीज, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने बनाया है WH के फॉर्मेट में। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं सब पॉइंट्स ऐड करता रहूंगा। सब पॉइंट्स के लिए मैं कलर्स को चेंज करता हूँ और हम यहाँ से जो है ना वो सब पॉइंट्स ऐड करेंगे। अब मैंने आपको सिखाया था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद हम इसको तोड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, उसमें। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट यूं करूंगा कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि जी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, इस वजह से पहला एनर्जी क्राइसिस की कॉज है। इनएफिशिएंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब हमारे यहाँ एफिशिएंट सप्लाई नहीं, इनएफिशिएंट है, बीच में लॉसेस भी होते हैं। माउंटिंग सर्कुलर डेथ। अब ये आगे के जी हमने कर्जे बहुत लिए हैं। ओवर रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड ऑयल, हमारा जो है ज्यादातर जो रिलायंस है वो किस पे बेटा? इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर है। इसी तरीके से पुअर गवर्नेंस कर देते हैं। ठीक है, पुअर गवर्नेंस एक आ जाएगा। लैक ऑफ, हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप। ठीक है, चलिए, अब मेरे ख्याल से ये 5-6 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये इनफ है सिर्फ ये बताने के लिए कि इसकी कॉजेस क्या क्या है। मुझे बताओ ये कॉजेस समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आप लोगों ने इसी फॉर्मेट पे लिखना है जिस पे मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आपने कॉजेस की हेडिंग डाली, कॉजेस के बाद आप शुरू हो जाएंगे। अब बेस्ट कॉजेस जो आपको लगती हैं आप वो लिखेंगे। जी मुझे बताइएगा। जी आमना और परवीना, ये क्लियर हो गया। प्रॉपर मैनेजमेंट इसमें आ गई ना? किस चीज की प्रॉपर मैनेजमेंट कह रहे हो आप? कॉजेज में बताया ना, देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा अर्बनाइजेशन का पॉइंट भी। इधर मैं बता दूंगा कि जी हमारा एनर्जी सप्लाई का सिस्टम अच्छा नहीं है। इधर मैं बता दूंगा हमारे ऊपर कर्जे बहुत हैं, फिर यहाँ बता दिए कि हम इम्पोर्ट्स के ऊपर हैं। देखो इस ऐसे के अंदर हम ना हमें 3 चीजें डिस्कस करनी है बेटा, कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस। जब हमें 3-4 चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी ना तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। अगर ये ऐसे सिर्फ ये होता है ना, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, तो ये 10 होती, फिर इसमें सब लिखते हैं। बात समझ में आती है? परमीना, वो जो आपने मैनेजमेंट वाली बात बोली ना वो पुअर गवर्नेंस में आ जाएगी, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका।
और लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप बताती है कि जी हमारे पास जो है कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कि एनर्जी क्राइसिस दूर करने के लिए काम कर रहा हो। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, व्हाट, इसको रेड से करते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे हम बताएंगे इसको कि इम्पैक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं एनर्जी क्राइसिस से। ठीक है, इसी तरीके से ABCD करके हम लिखेंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहला हो रहा है जी पोवर्टी आ रही है। ठीक है, ये अगर आप पोवर्टी से पीछे से कनेक्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर एनर्जी क्राइसिस हो तो आपकी इंडस्ट्रीज क्लोजर है। ठीक है, मतलब जब पानी नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, काम ही नहीं होता। नंबर 2, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। ठीक है, ये डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट आपकी कॉजेज में चला जाएगा। इम्पैक्ट में तो ये आएगा ना कि उससे हो क्या रहा है, मैसिव सोशल लेवल्स। ठीक है, हर कोई लड़ने, मार झगड़ा, हर कोई अपने पैसे कमाने के लिए जो है वो ये सब काम कर रहा है। ठीक है, सोशल लेवल्स आ जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या क्या आ रहे हैं। एक हमने बता दिया कि जी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमने फिर बताया कि सोशल में उसमें क्या हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास होता है पुअर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज ही नहीं होंगी, ठीक है, जब आपके मुल्क के अंदर कोई नया काम ही नहीं होगा, वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, तो आपके पास कोई भी मुल्क आता नहीं है फिर। क्योंकि मेरे ऐसे में 3 डायमेंशन थी और ये मैंने जानबूझ के 3 डायमेंशन डाली हैं ताकि आपको मैं सारी चीजें बता सकूं। तो अब मैंने कॉजेस के ऊपर 6 लिख दी, इम्पैक्ट के ऊपर मैंने 4 कर दिए। ठीक है, आप चाहें तो आप कॉजेस को 8 कर दें, इम्पैक्ट्स को आप 6 से 7 ले जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। आज मैं आपको सिर्फ बना के लाइव दिखा रहा हूं कि ये आउटलाइंस बनती कैसे हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट, कि कॉजेस की बात की तो उसके नीचे कॉजेस ही आएंगी, कॉजेस के बाद इम्पैक्ट की हेडिंग आएगी तो नीचे सिर्फ इम्पैक्ट के पॉइंट आएंगे। ये मुझे बताइएगा, क्लियर हो रहा है। ओके गुड। अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे अच्छा, हाउ भी कर सकते हो, व्हाट भी लेके चल सकते हो, इट्स अप टू यू। हाउ, हाउ कैन challenges, how can Pakistan overcome energy crisis। ठीक है, या व्हाट आर द रिकमेंडेशंस टू ओवरकम, वो भी अच्छा है। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे पहुंच गया कि भाई अब मुझे रिकमेंडेशंस देनी है, इसके लिए कलर चेंज करते हैं। अब रिकमेंडेशंस क्या हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अप टू द मार्क हो और ऐसी हो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर बता रहा हो, नॉट कोई ग्रेजुएट लेवल का बंदा कि जी डैम बना दो। ठीक है, तो एनर्जी क्राइसिस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ मीडिया। भाई आपका मीडिया बताएगा, लोगों को सिखाएगा। ठीक है, इसमें अवेयरनेस भी हम कवर कर देंगे। उसके बाद होनी चाहिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, यस, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो R&D में। अब R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसी तरीके से वाइब्रेंट पॉलिसीज हो, चेक एंड बैलेंस की। अब ये मैंने इधर भी 5 पॉइंट लिख दिए। अच्छा, इसके बाद जो चीज आप डालना चाह रहे हो अपने ऐसे के अंदर, वो ऑप्शनल हो सकती है। वो ऑप्शनल क्या हो सकती है, केस स्टडी ऑफ। अब कोई भी ऐसा मुल्क होगा जिसने एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम किया होगा या उसने अपने प्लांट्स लगाए होंगे, तो आप उसका नाम लिख दोगे, केस स्टडी ऑफ दिस। अगेन दिस इज ऑप्शनल, करना चाहो तो करना, वरना ये जरूरी पार्ट नहीं है तुम्हारे ऐसे का। ठीक है, और इसके बाद बेटा कंक्लूजन आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि एग्जामिनर ने डिमांड की थी कॉजेस बताओ, इम्पैक्ट्स बताओ, सोल्यूशन बताओ, तो कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तीनों मेरे हेडर्स में वाजे नजर आ रहे हैं, विच मींस मुझे टॉपिक समझ में आ चुका है, टॉपिक मैंने कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अच्छा, अब उसने कहा चल देखते हैं इन्होंने कॉजेज में क्या लिखा है। तो जी कॉजेज में हमने लिखा पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, हमारे यहाँ सप्लाई सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे ऊपर कर्जा इतना है, हम एक्सपोर्ट नहीं हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, और हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो विजनरी नहीं है। ये हमने 6 पॉइंट दे दिए इनको कि देखें हमारे नजदीक ये कॉजेज हैं, और ये सारी की सारी ठीक है। उसने कहा चलो इम्पैक्ट देखते हैं कि बच्चे ने इम्पैक्ट में क्या बताया। तो आपने बताया कि जब पानी या एनर्जी नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी क्या होगी, डाउन होगी। जब इकोनॉमी डाउन होती है तो आपके यहाँ लड़ाई झगड़े, सोशल लेवल, चोरी डकैती बढ़ जाती है, और जब ये सब कुछ बढ़ता है तो मुल्क का पीस खराब होता है, तो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती मुल्क के अंदर। ये मैंने कम चार्ट लिखे, आप चाहें तो इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। राइट, अब मैंने इम्पैक्ट्स भी बता दिए, कॉजेज भी हो गई। उसने कहा चलो देखते हैं कि इन्होंने क्या सोल्यूशंस प्रोवाइड किए, तो हमने कहा हाँ जी देखें, मीडिया का किरदार होना चाहिए, पॉलिसीज लॉन्ग टर्म बनानी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, इन्वेस्टमेंट करें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और साथ साथ हमारी पॉलिसीज वाइब्रेंट हो, विच मीन्स कि इसमें चेक एंड बैलेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है। उसके बाद अगर हमारी नॉलेज में कुछ हुआ तो हम डाल देंगे कि भाई कोई एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने एनर्जी क्राइसिस को सही कर लिया, नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है, और फिर कंक्लूजन आ जाए। ये हो गया कवर आपका। आसान है, ऐसे मुश्किल है? यस, इस टाइप के ऐसे जो है ना, ये कदरे आसान होते हैं बिकॉज इसमें ना तुम्हें पता होता है कि किस चीज के बारे में बात करनी है। ठीक है, तुम्हें पता था कि किस तरह से बात करनी है, तुम लेकर चले इसके अंदर। मुझे बताओ इससे कोई रिलेटेड सवाल है? कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछो। कुछ ऐसे थे। नहीं, हम ना वो लिखने का स्टाइल होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब ये आउटलाइंस के स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है जो मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, अब एक स्टाइल ये होता है कि वो इसके अंदर यूं लिखेंगे माउंटिंग सर्कुलर डेट, और उसके बाद ना वो इसके अंदर भी सब पॉइंट देंगे। ठीक है, या वो यूं लिख देंगे जी केस स्टडी ऑफ बांग्लादेश। आपने ऐसी आउटलाइंस देखी होंगी। ठीक है, ऐसे ही है ना, कि एक हेडर है, एक हेडर के नीचे भी पॉइंट, और फिर पॉइंट के नीचे सब पॉइंट। ये कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग है। मतलब बहुत सारे स्टाइल ऐसे लिखने के, उसमें से एक स्टाइल है ये। मैं इसको फॉलो नहीं करता, ना मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, जिनसे मैंने पढ़ा और मेरा ऐसे क्लियर हुआ, उन्होंने हम सब बच्चों को ये स्टाइल सिखाया था। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा सादा सादा रखा, और सारी जो डिटेल है वो आपके इंट्रो उसमें आएगी जब आप ऐसे लिखोगे तो। पॉइंट समझ में आता है? सो मैंने आपको बताया ना कि जब आप यूट्यूब पे जाओगे किसी ऐसे को देखोगे तो 101 वेज है ऐसे लिखने के। कोई कोई टीचर होगा वो पता है क्या बोलेगा कि नहीं नहीं ये जो इन्होंने आउटलाइन बनाई है सही नहीं है, आप ना ऐसे बना लें वैसे बना लें। फिगर्स थोड़े बहुत याद करने होते हैं, और क्योंकि जब आप इस जर्नी में आओगे तो पाकिस्तान अफेयर में भी वही चीज याद करोगे, करंट अफेयर में भी इकोनॉमी पढ़ोगे, तो वही आपने टेस्ट करना उठा के यहाँ पे, कुछ इसके लिए नया नहीं पढ़ना होता। याद रखना, कुछ लोग बोलेंगे कि WH नहीं लिखना, कोई बोलेगा ऐसे नहीं कर, भाई सब एक्सेप्टेबल है।
देयर आर 101 वेज, आप कौन सा चूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सबसे आसान वाला करवा रहा हूं जो मैंने किया, जिससे मुझे रिजल्ट मिला। कुछ लोग इंफेसिस करेंगे कि आप सेंटेंसेस लिखो, सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल एरर के चांसेस ज्यादा हैं। यहां देखो, इंक्रीजिंग, ये हमें पता है सही लिखा, पॉपुलेशन ग्रोथ, बस। अब इससे एग्जामिनर को बात समझ में आ गई कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ को काम करेगा। टॉप कुछ भी रख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, आप इसकी कोई भी बना सकते हो, बट ये कि चीजों का लिंक होना चाहिए आपस में। ठीक है, चीजें एक दूसरे से लिंकेज में चलें। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको देखे इम्पैक्ट जो लिखे, अब मैंने कैसे स्टार्ट किया था, इंडस्ट्रीज क्लोजर मेरे जहन में आता गया। इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी डाउन तो सोशल लेवल, सोशल लेवल बढ़े तो एफडीआई नहीं आएगा। तो हमने किस तरीके से लेकर चलना है इसको कि चीजों में कनेक्टिविटी बनती रहे बस। ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट ऐसे इसके अंदर ना। मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, अब अगला टास्क आपका यही होगा कि आप पूरी पूरी आउटलाइन मुझे भेजोगे लिखकर। हमने क्लियर हो गया बेटा, तो फिर हम नेक्स्ट उस पर चले, नेक्स्ट ऐसे को देखें। ओके गुड। ये हमने एक टाइप का ऐसे किया जिसको कहते हैं कि जी कॉजेज रिकमेंडेशन वाला ऐसे है। अच्छा, अब आप आ रहे हैं ऐसे ऐसे के ऊपर जिसमें सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया आपसे, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, बस ये आपका टॉपिक है। इसका मतलब क्या है, क्या जेंडर इक्वालिटी एक किस्सा कहानी है? नाउ हियर्स अ क्वेश्चन मार्क, विच मीन्स कि इसमें स्टांस लेना है। इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, अब आपका थीसिस क्या है, जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, मतलब मैंने कहा जेंडर इक्वालिटी कोई किस्से कहानियां नहीं है बट अ हाईली अचीवेबल रियलिटी, मतलब ये ऐसी रियलिटी है जो कि अचीव हो सकती है। मैंने यहाँ थीसिस डाल दिया क्योंकि मुझे ये वाला स्टाइल भी आता है लिखना, तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे लिखे हुए, लेकिन आप अगर नहीं डाल रहे हो तो थीसिस मत डालो, यहाँ पे फाइन है। सही जी। उसके बाद मैंने इंट्रो दिया, इंट्रोडक्शन के बाद हम पहुंचे यहाँ पे, जेंडर इक्वालिटी बताया हमने। व्हाट डज जेंडर इक्वालिटी इंटेल, कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है। सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, राइट? अच्छा जी, अब हम नीचे आते हैं। अब क्योंकि मेरा स्टांस है कि जी जेंडर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, मिथ नहीं है, तो अब मेरे पॉइंट्स देखिएगा। क्या लिखा है जी, व्हाट आर द एविडेंसेस दैट जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ, राइट? अब मैंने कहा से शुरू किया, मैंने लिखा अकम्पलिशमेंट्स ऑफ वुमेन थ्रू आउट हिस्ट्री। हम मैं यहाँ बात करूंगा हिस्ट्री में उनका क्या किरदार था। इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स इन एजुकेशन सेक्टर, जेंडर इक्वालिटी में ज्यादा बच्चा फेल ही इसीलिए होता है कि वो इसमें सिर्फ मर्द और औरत को समझता है, हालांकि जेंडर में 4 से 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। ये बहुत सो को नहीं पता। जेंडर का टॉपिक आएगा वो शुरू हो जाएंगे जी मेल फीमेल के ऊपर, नो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एलजीबीटीक्यू लेस्बियंस गे एलजीबीटीक्यू पूरी कम्युनिटी आती है इसके अंदर। तो अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स, राइट, इन एजुकेशन सेक्टर। फिर आया सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, मेरा थर्ड पॉइंट आया। फिर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्किल्ड वुमेन लेबर्स, फिर मैंने वुमेन की बात की। फिर मैंने दोबारा वुमेन की बात की, फिर बताया उनका पॉलिटिकल एरिना कैसा है। वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, जब जहां ट्रांसजेंडर आ रहे हैं स्पोर्ट्स में उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ बताया कि जी प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस एंड ब्यूरोक्रेसी, हमने यहाँ तक पॉइंट बात की, एच तक। तो अगर आप थोड़ा सा मैकेनिकल वे में इसको देखें, कैलकुलेशन करें इसकी, ए से लेके एच तक आपके पास कितने पॉइंट बन गए,
8 पॉइंट्स, ठीक है, और मिनिमम 8 ही होने चाहिए क्योंकि मेन आर्ग्यूमेंट में 8 लिखने हैं आपने। 8 का मतलब कि अगर तुम 100 वर्ड का भी एक पैराग्राफ लिखते हो तो इट इज 800। 800 वर्ड तुम्हारे यहां हो गए। पॉइंट समझ में आ गया? ये 800 हो गए। बताएं मुझे। ओके गुड। आगे चलें जी। फिर मैंने एक, समझ लो एंटीथेसिस या एक चैलेंज मैंने दिया कि ऐसा क्यों है कि अभी भी हमें नजर नहीं आती है, या सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। तो अब मैंने बताया कि जी हमारे जो सोसाइटी के कल्चर और नॉर्म्स है ना वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव कहते हैं जो कि कंजर्वेटिव लोग होते हैं। फिर मैंने बताया वेमेन के खिलाफ वायलेंस भी बहुत होता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है अदर जेंडर के लिए, और रिलीजन जो मिस इंटरप्रिटेशन। बेसिकली आप इसको समझ लो कि कॉजेज हैं ये, कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्यों नहीं है, ये कॉजेज हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए केस स्टडी जो मैंने आपको बताया। अब मैंने, जाहिर है थोड़ा सा मेरा मुख्तलिफ वे होता है लिखने का, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो जब मैं चीजें लिखता हूँ तो मेरा अपना एक अंदाज होता है लिखने का। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, वाई आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अहेड ऑफ अदर नेशंस। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि फिनलैंड, डेनमार्क और ये जितने भी स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं वो दूसरे नेशन से आगे क्यों हैं। एंड प्रोबेबली उसका एक रीजन जेंडर इक्वालिटी है। फिनलैंड के अंदर पार्लियामेंट में खवातीन ज्यादा हैं, ठीक है, खुश रहने वाले ममालिक वो हैं। तो मैं यहाँ पे ये बातें करूंगा। सही। फिर मैं आ रहा हूँ जी रिकमेंडेशंस की तरफ। हाउ कैन वर्ल्ड अचीव जेंडर इक्वालिटी। दुनिया जेंडर इक्वालिटी कैसे, बेसिकली ये क्या है मेरे रिकमेंडेशंस। तो मैंने लिखा जी स्ट्रेंथनिंग लॉज, लॉज बनाएं आप, स्ट्रेंथन करें। मीडिया का रोल होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, और प्रॉपर रिसोर्सेज दें आप। ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएगा कंक्लूजन। राइट। सो इस तरह से आप एक ऐसे को लेकर चलते हैं, चाहे जिस भी किस्म का ऐसे हो, उसको रेलिवेंट रखना है। अभी तक कोई सवाल तो बताएं। जी बेटा पूछें। ऑल क्लियर, गुड। अब देखो तुम ये समझो कि तुम्हारे दो टाइप के ऐसे हुए। मैं अभी भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने सारे ऐसेस कराए, नो, मैंने आपको कराया कौन सा, एक इशू बेस ऐसे, यानी कि आपको जिसमें डायमेंशंस मिल जाती हैं, और एक मैंने आपको कराया क्वेश्चन मार्क वाला। अब जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले ऐसेज होंगे वो सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। नहीं, देखो ये तरीका क्या होता है, अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट दी है ऊपर, जैसे मैंने इस ऐसे में थीसिस दे दिया ना आउटलाइन में पहले, तो अगर थीसिस दिए तो कंक्लूजन भी देंगे। लेकिन अगर आप थीसिस नहीं देना चाह रहे, आप कहते हो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप फिर ना थीसिस लिखोगे ना कंक्लूजन लिखोगे। बात समझ में आती है? अच्छा जी। अब मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूँ जिसके अंदर आपने ये चीजें अप्लाई करनी होंगी। वही टॉपिक्स हैं जो साल साल से हमारे पास चले आ रहे हैं। अब एक इस तरह के टॉपिक है
जिसके अंदर आपको डायमेंशन दी जाती है। मिसाल के तौर पे करप्शन इन पाकिस्तान, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, एक ये टॉपिक है आपका, जिसके ऊपर आपने प्रॉपर पूरी आउटलाइन मुझे चाहिए आप लोगों से। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा टॉपिक है आपका फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज नॉट ब्राइट, या फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बस। ये दो टॉपिक्स हैं। डेट में मेंशन कर देता हूँ, आज है आपके पास फर्स्ट, पहला पहला आपका होमवर्क है पहले साल का, 1 जनवरी 2024। और ये सबमिशन आप मुझे कराओगे, मैं आपको टाइम देता हूँ इसके लिए, सबमिशन ऑन 3 जनवरी। तो मतलब ये होगा कि पहले आप सोच लें कैसे करना है, क्या करना है। वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है बिल्कुल, तो ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, किसी का कोई मिस हो गया तो आप वहां से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, या आप लोग भी, आप लोग को भी एक रिमाइंडर देना चाह रहा हूं मैं। रिमाइंडर ये है कि फॉलो वन टाइप। ठीक है, मतलब आउटलाइन की 101 तरीके हैं बेटा लिखने के, लेकिन आपने किसी एक के ऊपर उबूर हासिल करना है। जैसे आपने इसको 3-4 बार प्रैक्टिस किया, आपको लगता है कि यार सर ने इस तरह से सिखाया तो हमने यही फॉलो करना है, फाइन। फिर सिर्फ इसी को फॉलो करो, फिर कुछ और मत फॉलो करो। फिर आपने अपना देखना है कि यार मैं फ्रेजेस में कंफर्टेबल हूं या मैं सेंटेंसेस में कंफर्टेबल हूं। तो आपको जवाब मिला कि यार फ्रेजेस ज्यादा अच्छा है, तो फिर आप फ्रेजेस ही लिखें। आपने सोचा कि यार थीसिस स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं गलत हो जाए तो ऐसे एग्जामिनर तो फेल ही कर देगा मुझे, तो आपने स्टेटमेंट अगर नहीं लिखनी थीसिस तो ना लिखें। ये सब कुछ आज डिसाइड करें। बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ तुम लोगों ने आज डिसाइड करना है, भले 24 के अटेम्प्ट दो, 25 या 26, कभी भी, कि ये तरीका रखना है या वो वाला तरीका रखना है या किसी और टीचर का तरीका रखना है। जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो रखोगे। ठीक है। और बार बार फिर यूं नहीं करना कि सर एक ऐसे मैंने ऐसे कर लिया है, दूसरा मैंने मुरीद हुसैन जासरा से कर लिया, तीसरा मैंने फातिमा बतूल। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा फिर ये। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको अपना बताया ना, 2018 से लेके 2020 तक में जो भी मेरा एसए में फेलियर था, उसका रीजन यही था। कभी कोई मार्केट से किताब ले ली, मतलब नॉर्मल बुक परचेस की, क्योंकि मैं कहीं से नहीं पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था। तो मैंने क्या किया बेटा, बुक परचेस कर ली। अब दो बुक मैंने गलती की, 2-3 बुक्स मैंने एक साथ परचेज की। एक बुक कुछ और बताती थी, कभी मैं उस तरह लिखता था, कभी दूसरी तरह से। फिर अब फ्री, आपको पता है इतने सीएचपी सेशन दे रहे होते, कभी फ्री सेशन लिया, उन्होंने कुछ और बताया वो भी डाल दिया। तो एक ना मिक्स कॉकटेल बन गया था, जिसकी वजह से ऐसे पास नहीं हो पा रहा था। मेरा 2018 मैंने पीएमएस दिया था सिंध का, तो उसमें मेरे 425 नंबर थे। 450 पे मैं पास हो जाता, कट ऑफ था, तो वो मेरा रह गया ऐसे की वजह से। 2020 सीएसएस मेरा ऐसे की वजह से रह गया। तो जब ये वाली चीजें मैंने फेस की, तब मुझे रियलाइज हुआ मैं कहीं कोई गलती कर रहा हूँ। देन फिर मैंने एक टीचर को फाइंड किया, और उन्होंने भी मुझे यही चीज बताई कि फॉलो वन टीचर ओनली। जाहिर है, जब आप एक चीज के ऊपर मेहनत करते हो, ठीक है, आपने लेट सपोज आज डिसाइड किया कि यार मैं ना इस तरह का स्क्वायर बनाना सीखूंगा, बिल्कुल अच्छा। अब आप इसी के ऊपर अगर 10 दिन तक मेहनत करोगे ना, तो बेटा एक टाइम आएगा कि ये आपका स्क्वायर जैसा आप चाह रहे होगे वैसा बन जाएगा। बट अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ट्राई करूं, तो पता है 10 दिन के बाद क्या होगा? ना मुझसे ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। थोड़ा थोड़ा सब तो आ जाएगा मुझे, लेकिन मुझे कमांड नहीं होगी। तो मैंने यही किया, 2-2.5 महीने सर से लग के पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसे क्लियर हो गया था। तो यही चीज मैं आपको भी सिखाऊंगा कि आपने एक चीज को पकड़ना है और उसके ऊपर महारत हासिल करनी है। बात समझ में आ रही है? या इन शॉर्ट, अगर एक टीचर टीचर रख रहे हो आप अपने पास, तो उसी को रखो, इसके अलावा किसी दूसरे की तरफ देखो ही नहीं। ना किसी किताब को खुद से खोलने की कोशिश करो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? स्पेशल का रिजल्ट अगस्त में आएगा। दे टेक एटलीस्ट 9 मंथ्स। तो आप देख लो, अक्टूबर में हुआ था, और अक्टूबर का भी एंड था, तो समझ लो नवंबर से हम लगाएंगे हिसाब।
जी, कोई सवाल किसी का यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? दो होमवर्क आपको मैंने दे दिए, सबमिशन डेडलाइन भी दे दी है। 3 जनवरी को आप रात को 12 बजे से पहले पहले जमा करवा दो मुझे। सही है। चलो जी, इतने ही रखते हैं। एक स्टूडेंट की फरमाइश है, वो कह रहे हैं जी एबिलिटी भी पढ़ा दें। तो 5 से 7 मिनट बाद ना एक और लिंक भेजता हूँ, उस पर मैं एबिलिटी की क्लास कंडक्ट करूंगा। जिसको लेनी हो वो ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज।